अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 के आज के इस लेक्चर में हमारे 3 टॉपिक्स हैं जिनको हमको आज डिस्कस करना है। उनमें से एक है एरर, दूसरा है सिग्निफिकेंट फिगर और तीसरा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी ये 3 चीज़ें हमको मालूम करना है। अब यहाँ सवाल सबसे पहले ये आएगा कि ये क्या लोग हैं, मतलब इनका रियल में मीनिंग क्या होता है, और एकदम सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो ये कौन लोग होते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला पॉइंट आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एरर। आप याद रखो, इसको उर्दू में नुक्स कहते हैं या खामी कहते हैं, 2 अलग अलग नाम हैं इसके लिए। एरर का जो मतलब है वो होता है कि जब आप किसी फिज़िकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो तो उस मेजरमेंट में जो फॉल्ट आ जाते हैं, ओके, मेजरमेंट के अंदर उसकी वैल्यूज़ के अंदर जो अलग अलग हमको फॉल्ट्स दिखाई देते हैं या जो कमी बेशी जो हमको नज़र आती है वो एरर होता है। अब एग्जैक्टली इस चीज़ का मतलब क्या होगा तो वो आप समझ लो। देखो, इसका मतलब ये होगा कि मान लो आपके पास कोई एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू, ओके, थोड़ी देर के लिए आप इस टर्म को यूज़ करते, ओरिजिनल वैल्यू मान लो कि ए है, और आपने 3 अलग अलग स्टूडेंट्स को उस फिज़िकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए बोले। तो सपोज करो कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया A1, जो सेकंड स्टूडेंट है उसने उसकी वैल्यू कैलकुलेट किया A2, जो थर्ड स्टूडेंट है उसने उसकी वैल्यू कैलकुलेट किया A3। ओके, इसमें कोई शक नहीं है कि ये A1, A2, A3 ये A से बिल्कुल क्लोज होंगे, एकदम नज़दीक होंगे, बहुत ही करीब। ओके, लेकिन ये अलग अलग है, डिफरेंट है, क्लोज है लेकिन अलग अलग है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन 3 लोगों पर से ये जो 3 अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं इन तीनों का मीन निकाल लेंगे। मीन का मतलब एवरेज, और आपको पता है कि एवरेज निकालने का मतलब होता है कि जिन नंबरों का आपको एवरेज निकालना है उनको प्लस करो और बाद में उसको डिवाइड कर दो उनके नंबर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड A1 प्लस A2 प्लस A3 तीनों को ऐड करेंगे, और क्योंकि 3 नंबर है इसलिए डिवाइडेड बाय 3। ओके, यहाँ पर अगर 4 होते तो डिवाइडेड बाय 4, अगर n होते तो डिवाइडेड बाय n। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ए मीन का, मतलब हमने क्या किए, यहाँ पर मीन वैल्यू निकाल लिए। ओके, अब ओरिजिनल वैल्यू थी ए और अलग अलग बच्चों ने ये जो रीडिंग निकाले ये आ गई ए मीन। तो यहाँ पर आप याद रखो कि ये जो ए मीन है इसको एक्चुअली बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ओके, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब ये वो वैल्यू है जिसकी होने की संभावना, उसकी इम्कान सबसे ज्यादा है। ओके, तो और ये जो आंसर आएगा तो ये बहुत क्लोज होगा इससे, ओरिजिनल वैल्यू से। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि एरर किसको बोलेंगे। ओके, तो यहां पर मैं आपको सिंपल वे में समझाने के लिए एक टर्म यूज कर लेता हूं। मान लो कि एरर का जो मतलब है वो है A माइनस A मीन, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है उसको माइनस कर दो, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको हम एरर कहेंगे। ओके, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में ओरिजिनल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है। ये एरर का जनरल कंसेप्ट हो गया। ओके, अब हम थोड़ा सा इस पूरे टॉपिक को और ज़्यादा मतलब क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हम किस तरह का एरर जो है, किस तरह के हम एरर कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा ओरिजिनल वैल्यू का। ओके, यानी अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एरर जो है वो क्या चीज़ है, एरर इज इक्वल टू A माइनस A मीन, और मैंने आपको बोला था कि ये ओरिजिनल वैल्यू है। सवाल ये आएगा कि आपको ओरिजिनल वैल्यू कैसे पता। ओके, सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी आएगी वो ये है कि आपको ओरिजिनल वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, हमको क्या मालूम कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो इसीलिए हम जब
रियल में जब हम किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर कैलकुलेट करते हैं तो हम इसकी बात नहीं करते, बल्कि हम इसको रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? तो देखो, इस बात का मतलब कुछ इस तरह से होगा, मतलब एरर का मेन कंसेप्ट तो यही वाला था जो मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन हमारी डिफिकल्टी ये है कि हमको पता नहीं है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है। इस वजह से हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को ही ओरिजिनल वैल्यू मानकर चलेंगे। ठीक है, आइए मैं इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लो कि आपके पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी तीन लोगों ने तीन अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट किए। एक ने A1 किया, एक ने A2 किया और एक ने A3 किया। तीन अलग अलग वैल्यूज। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन तीनों की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालूंगा, मतलब मीन वैल्यू निकालूंगा, एवरेज वैल्यू। तो मीन वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है वो आ जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 3। तीन लोग हैं इसलिए मैंने क्या किया, तीनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ गई। अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि मुझे देखना है एब्सोल्यूट एरर के एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो आप याद रखो कि एब्सोल्यूट एरर हर रीडिंग के लिए अलग होता है, हर रीडिंग के लिए। जैसे पहली रीडिंग है A1, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पर A1 को लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे A मीन, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, A मीन माइनस A1। ओके, और क्योंकि आपको ये वैल्यूज आंसर जो है वो पॉजिटिव ही लेना है, इस वजह से हम इसको एक मॉड में ले लेंगे। तो मॉड A1 माइनस A मीन। तो ये आ गया एब्सोल्यूट एरर फॉर द फर्स्ट रीडिंग। अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर, ये नहीं, यहाँ पर ये फर्स्ट रीडिंग के लिए आ गया। अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर फॉर सेकंड रीडिंग निकालना है तो मैं निकालूंगा मॉड A2 माइनस A मीन। ऐसे अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर फॉर द थर्ड रीडिंग अगर निकालना है वो आ जाएगा A3 माइनस A मीन। ओके, तो अब आप देखो यहां पर जो बेसिकली हमने जो किया वो ये था कि एक फिजिकल क्वांटिटी की तीन अलग अलग रीडिंग्स थी, उन तीनों का एवरेज जो निकाला तो वो हमारा मोस्ट प्रोबेबल रीडिंग आ गया। ओके, इसको हम मोस्ट एक्यूरेट मानेंगे। इसके बाद अगर हर एक का एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल रीडिंग में से मीन वैल्यू जो है माइनस कर देंगे, और वो प्लस माइनस जो भी आएगा तो हम उसको मॉड में ले लेंगे, तो ताकि वो पॉजिटिव आ जाए। तो ये हमारे पास आ गए एब्सोल्यूट एरर। अब इन एब्सोल्यूट एरर को डिनोट कैसा करेंगे, मतलब इनको लिखेंगे कैसे? तो इनको लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा है। इसको हम लिखेंगे डेल्टा A1, इसको लिखेंगे डेल्टा A2, इसको लिखेंगे डेल्टा A3। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा एरर के कैलकुलेशन का। ठीक है, अब सवाल आएगा कि एब्सोल्यूट एरर फॉर फर्स्ट, फॉर सेकंड, फॉर थर्ड, सबका अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, तो क्या हम मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हैं? तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, अगर हमको मीन एब्सोल्यूट एरर अगर लेना है, आप एक बार फिर से नाम पर देखो, दोबारा से गौर करो, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो अगर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो मैं उसको पहले एक नाम दे देता हूं, डेल्टा A मीन नाम दे देते हैं। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी डेल्टा A मीन अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहली रीडिंग का एरर निकालेंगे, यानी एब्सोल्यूट एरर फॉर द फर्स्ट रीडिंग प्लस एब्सोल्यूट एरर फॉर द सेकंड रीडिंग प्लस एब्सोल्यूट एरर फॉर द थर्ड रीडिंग, और इसको डिवाइड करेंगे 3 से। अगर n लेते हैं तो डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा डेल्टा A मीन की वैल्यू। ओके, और क्योंकि आपने ये सारे नंबर मॉड में लिए थे तो आंसर जो है पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो ये था डेल्टा A मीन, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर पर से हमको आना है, यहां से अब हम एक और टर्म पे चल सकते हैं, और वो टर्म है रिलेटिव एरर। कि रिलेटिव एरर जो है वो क्या होगा। तो देखो, रिलेटिव एरर अगर निकालना है तो उसके लिए बहुत सिंपल वे में मैं एक काम कर सकता हूं कि ये जो डेल्टा A मीन है, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर जो है, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं यहां पर मीन वैल्यू से, यानी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से, A मीन से, ये नंबर जो मुझे मिलेगा मैं इसको बोलूंगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब होगा मीन एब्सोल्यूट एरर और
मीन वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, इन दो लोगों का रेशो, वो कांस्टेंट आएगा और वो होता है रिलेटिव एरर। और फिर इसी तरह से फाइनल एक और चीज़ जो कैलकुलेशन की जाती है वो है परसेंटेज रिलेटिव एरर। सवाल यह आएगा कि परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, तो एकदम आसान है। ये जो रिलेटिव एरर आया इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100% से, हो गया। जैसे आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो नंबर आपको जो मिलेगा वो होगा परसेंटेज रिलेटिव एरर की वैल्यू। ओके, चलिए मैं इसको, ये पूरा जो आर्टिकल है इसको समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल यहाँ आपको करके बताता हूँ। यहाँ जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो उसमें ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास, आपको किसी ने मतलब एक स्फीयर आपको दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि इसका रेडियस कैलकुलेट करो। ओके, तो मान लो कि एक बच्चे ने उसकी रीडिंग नोट किया और उसकी वैल्यू आ गई 5.5 सेंटीमीटर। दूसरे बच्चे ने उसकी रीडिंग नोट किया और उसकी मिली 5.6 सेंटीमीटर। और तीसरा बच्चा आया और उसने उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट किया वो किया 5.7 सेंटीमीटर। ओके, मैं जानबूझ के सिंपल नंबर्स ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो मीन एरर है वो क्या होगा, मीन इसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी, और इसका फिर एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, और फिर उसके बाद रिलेटिव एरर क्या होगा, और फिर उसके बाद परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा हुआ है। तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करेंगे, अब आप देखो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी एक है लेकिन रीडिंग 3 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल रीडिंग निकालेंगे। मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू होती है उसको हम बोलेंगे ए मीन, और ये जो ए मीन की जो वैल्यू आएगी तो इसका फॉर्मूला होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी होंगे डिवाइडेड बाय n। 3 ही लोग हैं इसलिए हम 3 पर रुक जाएंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो अब जाहिर है ये आ जाएगा A1 मतलब 5.5 प्लस 5.6 प्लस 5.7 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब आप देखो जैसी आपको ये वैल्यूज़ मिली तो जब आप इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो ए मीन की वैल्यू जो आ जाएगी, ये तमाम नंबरों को आप ऐड करो, एक नंबर आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, इसको यहाँ कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 11 प्लस 7 इज़ 18। ओके, 5 प्लस 5 10 15 16, तो 16.8 डिवाइडेड बाय 3, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ गई। अब हम निकालना शुरू करेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का जो आसान आइडिया हो, ये आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए मीन इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर नंबर 1, एब्सोल्यूट एरर नंबर 1 आ जाएगा A1 माइनस ए मीन। जाहिर है ये कितना आ जाएगा 5.5 माइनस 5.6, तो आंसर आ जाएगा माइनस 0.1। और अगर हम इसको मॉड में लेते हैं तो ये मॉड में ऐसा आ जाएगा और मॉड से बाहर निकालेंगे तो 0.1। ओके, तो ये एब्सोल्यूट एरर फॉर द फर्स्ट रीडिंग आ गया। ठीक है, तो चलो मैं इसको भी यहाँ नोट कर देता हूँ, डेल्टा A1 इज इक्वल टू आ गया 0.1। अब हम डेल्टा A2 निकालेंगे, तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा A2। अब A2 की वैल्यू है 5.6, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.6 माइनस 5.6, इट विल बी 0, मतलब पूरा आंसर 0 आ जाएगा। तो डेल्टा A2 जो है वो आ गया 0। इसके बाद तीसरा लेते हैं, तो डेल्टा A3 यानी एब्सोल्यूट एरर फॉर द थर्ड रीडिंग, ये हो जाएगा A3 माइनस ए मीन। तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा 5.7, 5.7 माइनस 1 इट विल बी 0 प्लस 0.1 और जाहिर है 0.1। तो यहाँ पर ये आ जाएगा डेल्टा A3 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, यहाँ पर ये थर्ड रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर है। तो इस तरीके से हम 3 अलग अलग एब्सोल्यूट एरर जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब सवाल आएगा कि मीन
एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अगर निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, डेल्टा A1 यानी पहला एब्सोल्यूट एरर प्लस दूसरा एब्सोल्यूट एरर प्लस तीसरा एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय 3। इसमें सारी वैल्यूज ला के रख दो, यह आ जाएगा 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 3। जाहिर है ऊपर वाले नंबरों को ऐड करोगे 0.2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, और अब इसको डिवाइड कर लो तो 0 पॉइंट, अब ये 3 से 2 तो डिवाइड होगा नहीं इसलिए 0 आएगा, और वहाँ 0 लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 6 मतलब 7, और इसके आगे मैं लगा दूंगा सेंटीमीटर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू इन के लिए वो आ गई 0.067 सेंटीमीटर। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, ये वैल्यूज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पर, यानी हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू हमको मिली वो मिली 0.067 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब हम एक काम करते हैं, अगला जो टॉपिक हमको इसमें लेना है, अगला टॉपिक मतलब इसी कैलकुलेशन का जो अगली जो चीज़ हमको कैलकुलेट करना है वो है रिलेटिव एरर। क्या हमारा रिलेटिव एरर क्या होगा? तो रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ओके, अगर ऐसा है तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे 0.067 डिवाइडेड बाय 5.6। ओके, अब आपको ये दो नंबरों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। ओके, तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमको इसकी वैल्यू मिली 0.012 अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ये जो नंबर हमको मिला ये है हमारा रिलेटिव एरर। ओके, तो मैं इसको भी यहां नोट कर देता हूं, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू 0.012। ओके, चलो अब हम आखिरी टर्म जो कैलकुलेट करने वाले हैं उस पर आते हैं। लास्ट टर्म हमारे पास है परसेंटेज रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होगा रिलेटिव एरर ओके मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो हम क्या करेंगे 0.012 इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, जाहिर है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाता तो 1.2%। तो ये हमारा आंसर आ गया, मतलब 1.2% इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर इस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस में। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी जो मैंने एग्जांपल आपको समझाया तो ये आपको ध्यान में आ गया होगा। ओके, इसी तरीके से आपकी जो बुक है मतलब क्लास 11 की उसमें एक एग्जांपल जो दी गई है तो आप देखो उसमें पेज नंबर 10 पर आप इसको नोट डाउन कर लो, ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है। पेज नंबर 10 पर एग्जाम्पल नंबर 1.5। ओके, तो ये वाली एग्जाम्पल को आपने वैसे सॉल्व की हुई है बुक में, फिर भी आपने उसको एक बार क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे मैंने अभी आपको 3 रीडिंग्स लेकर बताया हूं करके, उसमें 5 वैल्यूज़ हैं, 5 रीडिंग्स लेकर किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये होमवर्क वाला प्रॉब्लम कर लोगे। चलो अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर। हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो आप देखो इसका कुछ रूल्स हैं, उन पर से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम कर सकते हो। सबसे पहले तो आप याद रखो कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे किसी भी नंबर के अंदर वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5। ओके, अब ये नंबर के अंदर कोई भी ज़ीरो नहीं है, सारे के सारे डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो हैं, तो टोटल मिलाकर इसमें कितने डिजिट्स हैं 5। तो यहाँ पर इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आ गया 5। तो ये हो गया पहला रूल। ओके, अब नंबर 2 सेकंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लो ज़ीरो है लेकिन इन बिटवीन है। ओके, इन बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स, नॉन ज़ीरो नंबरों के बीच में यानी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में एक डिजिट, एक या दो या कई ज़ीरोज़ हैं,
तो फिर वो सिग्निफिकेंट होगा, मतलब वो नंबर को भी हम सिग्निफिकेंट नंबर बोलेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स उसको गिना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, मान लो हमारे पास एक नंबर है 1 2 0 3 4 5 0 7। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे 2 मरतबा 0 आ गए, ओके, लेकिन ये वाले 0 के पहले इधर नॉन ज़ीरो नंबर है, इसके बाद इधर नॉन ज़ीरो नंबर है, ये 0 से पहले ये नॉन ज़ीरो है, इसके बाद वाला ये नॉन ज़ीरो है, तो फिर ये दोनों 0 भी सिग्निफिकेंट होंगे, यानी इनको भी सिग्निफिकेंट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मिलाकर यहाँ पर 8, तो 8 इसका मतलब ये हुआ कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 8 है, ओके, सिग्निफिकेंट नंबर जो इसका वो 8 आ गया। तो ये था मतलब इसका कंसेप्ट। यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सपोज करो कि आपके ज़ीरोज़ ज़ीरोज़ हैं और वो डेसिमल पॉइंट के पहले या बाद में हैं, डेसिमल पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं, उससे लेफ्ट में या उसके राइट में है, तो वो सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। यानी ऐसे ज़ीरो जो डेसिमल पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं वो सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, यानी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 0.000425, ओके। अब आप देखो टोटल मिलाकर यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 हमको नजर आ रहे हैं, ओके। और अगर टोटल डिजिट्स अगर हम गिनेंगे तो टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसा लग रहा है कि टोटल 8 डिजिट्स है। तो क्या 8 के 8 सिग्निफिकेंट है? तो बिल्कुल नहीं, 8 के 8 सिग्निफिकेंट नहीं है। जो डेसिमल पॉइंट और उसके लेफ्ट और उसके राइट में जो डिजिट्स हैं, जो जीरोस हैं, वो नॉन सिग्निफिकेंट है, मतलब ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी और ये भी, ये सब के सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ओके। लेकिन ये वाला जीरो कि इधर नॉन जीरो है और इधर नॉन जीरो है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा। तो आप टोटल मिलाकर ये कितने लोग हैं? 4, 1 2 3 4 डिजिट, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 4 होगा। तो ये वाला जो नंबर है इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो है या सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा वो 4 है, 8 नहीं है बल्कि 4 है, ओके। तो ये इस तरीके से हम किसी भी नंबर को, कोई नंबर अगर हमको दिया हुआ है तो हम उसका सिग्निफिकेंट नंबर मालूम कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि कई मरतबा जो बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर जो है हम उनको 10 के पावर में भी एक्सप्रेस कर देते। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 525 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5, ओके। तो अब सवाल ये आएगा कि ये 10 टू द पावर 5 आ गया, तो अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लेंगे? तो हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, ये 3 डिजिट्स को गिनेंगे, इसको नहीं लेना है, ओके। इसका मतलब इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो हम बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इसका 3 है। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखो, एक प्रॉब्लम भी है यहाँ पर, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ऐसा एक्सप्रेस किया हुआ है तो ये इसका पावर है, मतलब ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 है, लेकिन ये वाली चीज़ थोड़ा सा बदल भी जाएगी। देखो मैं एक आपको लिमिटेशन या एक ड्रॉबैक बताता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर का। मान लो कि आपने एक रॉड लिए जिसकी लेंथ 125 मीटर है, ओके। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितनी आ जाएगी? 3। लेकिन अगर आपने इस मीटर को सेंटीमीटर बना दिया तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, मतलब 2 0 बढ़ जाएंगे, सेंटीमीटर। अब रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों जीरो जो है वो लेफ्ट में नहीं है बल्कि राइट में है, तो फिर ये भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये मेजरमेंट का पार्ट है इसलिए इनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, और इसीलिए ये जो नंबर है इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 ही लेना पड़ेगा, ओके। जबकि अगर यहाँ पे ये सेंटीमीटर ना हो, मतलब ये मेजरमेंट का पार्ट अगर नहीं है, तो फिर इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 5 लेना पड़ेगा, ओके। तो ये इसका एक तरह का एक एक्सेप्शन भी है। एक और चीज़ आप ध्यान में रखो, जैसा मैंने अभी आपको 10 के पावर की एग्जांपल बताया था कि मान लो एक नंबर है आपके पास 6.4 इंटू 10 टू द पावर 7 है मान लो, ठीक है। तो अब इसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 1 और 1 2, तो 2 ले लेंगे, ओके। लेकिन अगर मान लो किसी ने इसको ऐसा लिख दिया 6.4, अब 10 का पावर 7 है तो इसके बाद उसने 7 0 लगा देगा, यानी एक तो डिजिट ये खुद है, 1 2 3 4 5 6, अब ये 0 हट गया, तो ये नंबर और ये नंबर एग्जैक्टली सेम है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर गिनेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 8 हो जाएगा।
तो ये एक छोटा सा इसमें कन्फ्यूजन या एक तरह का लिमिटेशन है सिग्निफिकेंट फिगर का, कि हम सिग्निफिकेंट फिगर इस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये था मामला सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ओके, अब हमारा आज की इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर अब हमको जो चीज़ देखना है इसमें वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आप याद रखो कि दुनिया का कोई भी नंबर अगर आपके पास दिया हुआ है तो हम उस नंबर को a इंटू 10 टू द पावर n इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम पर हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये जो a है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5, यानी a की वैल्यू क्या हो, 0.5 से इक्वल या उससे बड़ी हो, और लेस देन और इक्वल टू 5 हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 होना या 0.5 से बड़ा होना, 0.5 से बड़ा होना, यानी इन दो नंबरों के बीच में होना a की वैल्यू। अगर ऐसा है तो ये जो n आएगा इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इस बात का देखो मतलब क्या होगा, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो एनी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म a इंटू 10 टू द पावर n वेयर a लाइज बिटवीन 0.5 एंड 5, तो इसको इस टाइम पर हम n को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अब इस बात का जो मीनिंग है तो उसको आप एक दो एग्जांपल से आप उसको समझ लो। देखो इसमें जैसे सबसे पहले मान लो कि हम रेडियस ऑफ अर्थ की बात करते हैं, तो 6400 किलोमीटर है। तो पहले मैं इसको मीटर बना देता हूँ। 6400 किलोमीटर का मतलब होगा मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर। और अब मुझे अगर इसको 10 के पावर में एक्सप्रेस करना हो तो मैं इसको ऐसा करूँगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 0 और ये 3, तो 3 और 3 6 मीटर। ओके, अब आप एक चीज़ देखो कि मैंने इसको a इंटू 10 टू द पावर n ये फॉर्म में लिखने की कोशिश किया, लेकिन मैंने अभी a के बारे में आपको बोला था कि इट मस्ट बी लेस देन 5। ओके, लेकिन यहाँ पर जो नंबर हमारे पास है वो 6.4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो ग्रेटर देन 5 हो गया। तो ऐसा नहीं चलेगा, मुझे इसको और छोटा करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, इसी नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.64। मैंने ये वाले डिजिट को एक डिजिट इधर ला लिया, तो इंटू 10 टू द पावर अब क्या करना पड़ेगा 7। अब ये चलेगा क्योंकि ये 0.6 जो है 0.64 इट इज़ ग्रेटर देन 0.5। तो जैसे ही मैंने इसको ऐसे एक्सप्रेस किया मुझे यहाँ नंबर मिला 10 का पावर 7। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो 7 है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ से कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करके आप 6 नहीं बोल सकते क्योंकि ये वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो ये नंबर 5 से बड़ा नहीं चलेगा। इसको आपको 0.5 से बड़ा करना पड़ेगा, तो फिर वो इस तरह से आएगा। तो इस नंबर का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 7 है। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलो अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, एक आधी एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो कि हमने एक नंबर ले लिए स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब आप इस नंबर पे गौर करो। सबसे पहले मैं इसको अपने फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ, a इंटू 10 टू द पावर n। अब आप a के बारे में सोचो, a की वैल्यू 0.5 से बड़ी होना और 5 से छोटी होना, तो 3 जो है वो है, मतलब 3 जो है 3 जो है इट इज़ लेस देन 5। इसका मतलब a इज इक्वल टू 3, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस पर से हमको क्या मिला, n इज इक्वल टू 8। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ 8। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ये जो 8 है ये उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। चलो एक आधी एग्जांपल और लेते हैं इसी टाइप की। मान लो कि हम लेते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। ओके, इसकी जो यूनिट होती है वो है जूल इंटू सेकंड। अब ये जो मैंने यहाँ पे आपके सामने प्लैंक्स कांस्टेंट जो लिखा हूँ 6.62 समथिंग या 63 भी ले सकते हो, 10 टू द पावर -34 लिया हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या हम इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो क्या ये नंबर a हो सकता है, तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 6 है और हमको 5 से बड़ा नंबर नहीं चलेगा, तो हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। तो हम इस नंबर को ऐसा लिखेंगे 0.662 इंटू 10 टू द पावर। अब यहाँ से मैंने एक डिजिट कम किया तो मुझे एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा -33। ओके, यानी 10 का पावर पॉजिटिव 1 आएगा ना, तो +1 और ये -34 तो -33। इसका मतलब इस नंबर का अगर मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो वो आएगा -33। ओके,
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल हम लोग ले लेंगे यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, यानी कैपिटल जी की। उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आप देखो ये जो नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3 इसका सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, क्योंकि इसको तो लेंगे ही नहीं हम उसमें। अब फिर हम इसको एक काम करेंगे, अब इसको a इंटू 10⁻n के फॉर्म में लाने की कोशिश करो, तो ये नहीं है इस फॉर्म में, क्योंकि ये वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है, तो हम इसको लेस देन 5 बना दो। तो 0.667 इंटू 10⁻1, और ये 1 इसमें मिला लिए तो ये हो जाएगा 10⁻−10। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो आ गया -10। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा यानी इस साल का जो 11 का जो सिलेबस है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ चीज़ें जो मतलब मैंने अभी ड्रॉप कर दिया हूँ वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का जो पार्ट है वो इस साल नहीं है, मतलब इस साल के सिलेबस में वो शामिल नहीं है, इसलिए मैं उसको अभी फ़िलहाल रोक रहा हूँ। वैसे वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में वो पूछते हैं, लेकिन क्योंकि अभी फ़िलहाल वो हमारे सिलेबस से इस साल के लिए मतलब 2020 के लिए उसको निकाल दिया गया है, इसलिए हम इस साल उस पर कोई मतलब उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर अब एंड हो गया है। अगर इस चैप्टर के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स अगर होते हैं तो वो अगले लेक्चर में करेंगे, और अगर कुछ ऐसे काबिल ज़िक्र न्यूमेरिकल्स या कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर नहीं नज़र आते हैं मतलब ज़्यादा सिग्निफिकेंट, तो हम नया चैप्टर जो है वो मैथमेटिकल मेथड्स का जो नया चैप्टर जो है इसके बाद वाला वो स्टार्ट करेंगे। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और जो बुक आपके पास है मतलब प्रिंटेड बुक्स भी अवेलेबल हो गई है और डिजिटल फॉर्म में तो सबके पास ही है, तो आप बुक्स में से भी न्यूमेरिकल्स और जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर किसी न्यूमेरिकल में या किसी इसमें प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।